नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम चीन के द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों को दिए जाने वाले कर्ज के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, चीन का दुनिया के विभिन्न देशों पर 375 लाख करोड़ रुपए की उधारी है। इसके अलावा चीन ने अब तक 150 कंट्रीज को जितना लोन दिया है, अभी तक उतना लोन तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी नहीं दिया है। तो दोस्तों, आज के अपनी इसी वीडियो में हम चाइना के द्वारा पहले कर्ज फिर कब्जे वाले डिप्लोमेसी के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है, चीन ने अब तक कितने देशों को कितना कर्ज दे रखा है। इसके अलावा हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे कि चाइना किस प्रकार किसी देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है और क्या हमारे देश भारत पर चाइना या अन्य किसी देश का कर्ज है या नहीं। इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको अपने इस चैनल का एक छोटा सा एनालिटिक्स दिखाना चाहते हैं, जिसमें आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर लगभग 96% व्यूवर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जबकि केवल 4.1% व्यूवर ही ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम अपने वीडियोस के बीच आपको ये कभी नहीं बोलने वाले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बिना मतलब के वीडियो की लेंथ बढ़ती है। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो की शुरुआत अभी हाल ही में हुई श्रीलंका की घटना से शुरू करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महिंद्रा राजपक्षे 2005 से 2050 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे और अब वह प्रधानमंत्री हैं। तो राजपक्षे जी को उनके देश में 3 दशकों से जारी गृह युद्ध को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन राजपक्षे जी के ही दौर में श्रीलंका सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ में भी दबा था। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि राजपक्षे के कार्यकाल में श्रीलंका की भारत से दूरी और चीन से नज़दीकियाँ बढ़ी थीं और इन्हीं नज़दीकियों का फायदा श्रीलंका ने कम लेकिन चाइना ने ज़्यादा उठाया था। दरअसल दोस्तों, राजपक्षे जी के राष्ट्रपति रहते ही श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था और इस प्रोजेक्ट के लिए 2007 से 2014 के बीच श्रीलंकाई सरकार ने चीन से 1.26 अरब डॉलर का कर्ज लिया था और ये कर्ज एक बार नहीं बल्कि 5 बार में लिया गया था। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि हम्बनटोटा बंदरगाह को शुरू से ही चीन और श्रीलंका की सरकार मिलकर बना रही थी और इसे चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी हार्बर इंजीनियरिंग ने बनाया था, जबकि इसमें 85% पैसा चीन के एक्सिम बैंक ने लगाया था। दोस्तों, लगातार कर्ज लेने का नतीजा ये हुआ था कि श्रीलंका पर विदेशी कर्ज बढ़ता गया और ऐसा माना जाता है कि कर्ज बढ़ने की वजह से ही श्रीलंका को दिसंबर 2017 में हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन की मर्जेंट पोर्ट होल्डिंग लिमिटेड कंपनी को 99 साल की लीज पर देना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों, बंदरगाह के साथ ही श्रीलंका को 15,000 एकड़ की जमीन भी उसे सौंपनी पड़ी थी और ये जमीन भारत से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, इस पूरे वाकये को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है कि कैसे चीन पहले छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज देता है, फिर उसे अपना कर्जदार बनाता है, फिर बाद में उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। दोस्तों, यह तस्वीर वर्ष 2017 के हम्बनटोटा बंदरगाह की है, जब श्रीलंका को खुद के ही पोर्ट को चीन के हाथों सौंपना पड़ा था तो श्रीलंका में विरोध भी हुआ था और उस समय यहाँ तक कि विशेषज्ञों ने भी इस परियोजना को सबसे खराब बताया था। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये देश चाइना जैसे देश के कर्ज के जाल में कैसे फंस जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, चाइना सबसे पहले उन्हीं देशों को टारगेट करता है जिन्हें अपने देश में किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, इन सभी चीज़ों को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान को ही POK में जिस डैम को बनाना है उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी डैम के निर्माण में मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च आता है और पाकिस्तान इतना ज़्यादा खर्च उठा नहीं पाएगा। अब क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड बैंक और IMF भी इतनी आसानी से किसी भी देश को लोन नहीं देते हैं, तो अब इस दशा में दोस्तों चाइना खुद ही पाकिस्तान के इस डैम वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आगे आएगा, जैसा कि चाइना ने पाकिस्तान में किया भी है। अब दोस्तों, चाइना पाकिस्तान की इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बहाने पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं इन्वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ आप आगे समझ जाएंगे। अब दोस्तों, जब चाइना पाकिस्तान के डैम वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लोन देगा
तो पाकिस्तान के सामने चीन लालच देकर ये कंडीशन भी लगाएगा कि आपके इस प्रोजेक्ट को हम कम से कम टाइम में पूरा करके दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर होगा क्या कि चाइना पाकिस्तान को लोन के रूप में पैसों को दे देगा। उसके बाद चाइना की ही कोई बड़ी सरकारी कंपनी पाकिस्तान के किसी कंपनी के साथ मिलकर उस डैम को बनाएगी। दोस्तों इससे होगा क्या कि चाइना ने जितना लोन पाकिस्तान को दिया था उसका ज़्यादातर हिस्सा तो चाइना के ही किसी सरकारी कंपनी को उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिल जाएगा, जिससे चीन द्वारा दिया गया ज़्यादातर पैसा चाइना को ही वापस मिल जाएगा और पाकिस्तान पर चाइना का कर्ज भी बन जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना जितना भी पैसा किसी भी देश को कर्ज के रूप में देता है उसका ज़्यादातर हिस्सा तो वो खुद ही अपनी किसी कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट करके अपने देश में वापस मंगा लेता है। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना जितना भी पैसा किसी भी देश को कर्ज के रूप में देता है उसका ज़्यादातर हिस्सा तो वह खुद ही अपने किसी सरकारी कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट करके अपने ही देश में वापस मंगा लेता है। उसके बाद दोस्तों कर्ज लेने वाले देश से अपने पैसों के साथ साथ वह लोन भी वसूलता है और जब वह देश चाइना को उसके लोन को वापस नहीं कर पाता है तो चीन अपने विस्तारवादी नीति के तहत कर्ज देकर कब्जा कर लेता है। अब दोस्तों अगर इन सभी चीज़ों को एक लाइन व आसान भाषा में समझा जाए तो चाइना अपने द्वारा कर्ज देने वाले देश से आम के आम गुठलियों के दाम भी वसूलता है। अब दोस्तों अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो इस पूरी घटना में नेपाल का भी उल्लेख करना एक कारण है, क्योंकि दोस्तों नेपाल ने अपने नए नक्शे में कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपने हिस्से में दिखाया है और इसमें लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी के अलावा गुंजी, नाभी और काटी गांव भी शामिल है। दोस्तों नेपाल ने अपने नए नक्शे में काला पानी के 60 वर्ग किलोमीटर को अपना बताया है। इसी तरह से लिम्पियाधुरा के 395 वर्ग किलोमीटर पर नेपाल ने अपना दावा जताया है। दोस्तों जानकार मानते हैं कि इन सभी चीज़ों के पीछे चीन का ही हाथ है, क्योंकि चीन नेपाल को आर्थिक मदद कर रहा है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जा लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं और ये शब्द चीन के लिए ही इस्तेमाल होता है और इस पर चीन तर्क देता है कि इससे छोटे और विकासशील देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जबकि उसके विरोधी मानते हैं कि इससे चीन ऐसा करके छोटे छोटे देशों को कब्जा रहा है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि अमेरिकी वेबसाइट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट बताती है कि चीन शुरू से ही छोटे छोटे देशों को कर्ज देता है और 1950 से 1960 के दशक में चीन ने बहुत से छोटे छोटे देशों को कर्ज दिया और ये देश ऐसे थे जहां कम्युनिस्ट सरकारें थीं। वहीं दोस्तों जर्मनी की कील यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड इकोनॉमी पर जून 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक सन 2000 से लेकर 2018 के बीच दुनिया के देशों पर चीन की उधारी 500 अरब डॉलर से बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर हो गई थी और आज के हिसाब से 5 ट्रिलियन डॉलर 375 लाख करोड़ रुपए होते हैं। इन सब के अलावा भी दोस्तों हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट कहती है कि चीन की सरकार और उसकी कंपनियों ने 150 से भी ज़्यादा देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 112 लाख 50 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया है और इस समय चीन दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर यानी लोन देने वाला देश है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि इतना लोन तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी नहीं दिया है जितना लोन चीन ने अकेले दुनिया के देशों को दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि कर्ज देने के लिए चीन की पहली पसंद अफ्रीकी देश हैं और इसका कारण यह है कि ज़्यादातर अफ्रीकी देश गरीब, छोटे और विकासशील हैं। दोस्तों अक्टूबर 2018 में आई एक स्टडी बताती है कि हाल के कुछ सालों में अफ्रीकी देशों ने चीन से ज़्यादा कर्ज लिया है। दोस्तों 2010 में अफ्रीकी देशों ने चीन का 10 अरब डॉलर का कर्ज लिया था, जो आज के हिसाब से 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था। 2016 में बढ़कर 30 अरब डॉलर यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए हो गया था। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि अफ्रीकी देश जिबूती दुनिया का इकलौता कम आय वाला ऐसा देश है जिस पर चीन का सबसे ज़्यादा कर्ज है। दोस्तों जिबूती पर अपनी GDP का 80% से भी ज़्यादा विदेशी कर्ज है और इनमें भी जितना कर्ज जिबूती पर है उनमें से 77% से भी ज़्यादा कर्ज अकेले चीन का है। हालांकि कर्ज कितना है इसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं। वहीं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन कर्ज देने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। दरअसल दोस्तों पिछले साल जून में UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में दुनिया के कई देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट घटा दिया था, जबकि इसके उलट दूसरे देशों में चीन का इन्वेस्टमेंट 4% तक बढ़ा था। दोस्तों चीन ने 2017 में 134 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था
और 2018 में चाइना ने 139 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था, जबकि अमेरिका का इन्वेस्टमेंट घटकर 252 अरब डॉलर हो गया था। अब दोस्तों अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो चीन भारत के पड़ोसी देशों को भी अपने कर्ज के तले दबाता हुआ चला जा रहा है। दरअसल दोस्तों 2013 से ही चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका के सड़कों को रेल और समुद्री रास्ते से जोड़ना है और इस पूरे प्रोजेक्ट पर $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि चीन के इस प्रोजेक्ट को जो देश समर्थन दे रहे हैं उनमें से ज्यादातर अब चीन के कर्जदार बन गए हैं। दोस्तों चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इस पर चीन और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं और ये कॉरिडोर चीन के काशगर प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है और इसकी लागत करीब 46 अरब डॉलर है, यानी करीब 3.50 लाख करोड़ रुपए और इसमें भी 80% खर्च अकेले चाइना ही कर रहा है। दोस्तों नतीजा ये कि धीरे धीरे पाकिस्तान चीन का कर्जदार बनता हुआ चला जा रहा है और IMF के मुताबिक वर्ष 2022 तक पाकिस्तान को चीन को 6.7 अरब डॉलर चुकाने होंगे। इसी तरह दोस्तों नेपाल भी चीन के इस प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहा है और पिछले साल अक्टूबर के महीने में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन के दौरे पर नेपाल आए थे और ये 23 साल में पहली बार ऐसा हुआ था जब चीन के किसी राष्ट्रपति ने नेपाल का दौरा किया हो। दोस्तों इस दौरे में जिनपिंग ने नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 56 अरब नेपाली रुपए की मदद का ऐलान किया था। दोस्तों यही वो वक्त भी था जब नेपाल की सरकार की तरफ से भारत विरोधी स्टेप लेना शुरू किया गया था, लेकिन उस समय भारत की तरफ से इसे अनदेखा कर दिया गया था। इसके अलावा भी दोस्तों पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की तरह बांग्लादेश भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा है और जनवरी 2019 तक चीन और बांग्लादेश के बीच 10 अरब डॉलर का कारोबार हो रहा था और ऐसा अनुमान है कि 2021 तक दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर का कारोबार होने लगेगा। दोस्तों बांग्लादेश का चीन के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना इसलिए भी चिंता का कारण है क्योंकि ये भारत के कोलकाता के बेहद करीब से गुजरेगा। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए कि क्या भारत पर चीन या किसी अन्य देश का कर्ज है, तो दोस्तों वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2019 तक भारत पर 40,18,389 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। हालांकि किस देश का कितना कर्ज है इसके आंकड़े नहीं मिल सके हैं।